थिंक दैट इज क्लियर कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमको करना है। बहुत ही सिंपल इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, बस आपको बैलेंसिंग एक्चुअल में आनी चाहिए। जहां पे भी एक्सचेंज ऑफ आयंस अकर करेगा तो उस केस में हमको पता है कि वो एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो देखो यहाँ पे क्या है, जैसे ही आपने FeSO4 को ऐड करा किसमें, KMnO4 में, सो KMnO4 ना बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर, और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, ये है सोडियम एंड क्लोरीन आर रिएक्टेड एंड एज अ रिजल्ट सोडियम क्लोराइड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड टेबल सॉल्ट। आपको पता है जो भी आप घर में सॉल्ट यूज करते हो, नमक यूज करते हो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, विच इज सोडियम क्लोराइड, ठीक है। What option gives the reactants and products of the reaction? तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि reactants कौन से हैं और products कौन से हैं, which is a very simple question। देखो बहुत ही simple है। सबसे पहले देख लो, these are reacted और यहाँ पे क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे मैं रिएक्शन आपको लिख के बताती हूँ। हमारे पास है सोडियम, इसकी रिएक्शन हो रही है क्लोरीन के साथ, तो यहाँ पे NaCl यानी कि जो हमारे पास टेबल सॉल्ट है वो फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली हमें पता है जो भी हम LHS में लिखते हैं, जो भी कंपाउंड्स चाहे एलिमेंट्स हैं जिनको हम कहाँ लिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को, उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, ठीक है। और जो भी RHS में आते हैं, राइट हैंड साइड पे आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स कहते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स हमारे पास क्या क्या होंगे, Na और Cl2 यानी कि सोडियम एंड इसके साथ साथ क्लोरीन, ये दोनों होंगे रिएक्टेंट्स। और अगर हम बात करें प्रोडक्ट्स की, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ NaCl। अब हमें पता है किसी भी रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं, है ना। ये वाली जो रिएक्शन है ये बैलेंस्ड नहीं है, तो इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, उसके लिए यहाँ पे 2 क्लोरीन एटम्स हैं, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। इसको सही से आप लिख लेना Cl करके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 सोडियम के एटम्स हो चुके हैं, बट यहाँ पे नहीं है, सो यहाँ पे भी इसको बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारे पास मेन बस इतना सा ही था कि दोनों में से कौन सा हमारे पास रिएक्टेंट है, कौन सा प्रोडक्ट है। तो आंसर यहाँ पे सिंपली देख लेते हैं, ऑप्शन ए है, रिएक्टेंट्स सोडियम है और प्रोडक्ट्स क्लोरीन है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल ही हमारे पास गलत ऑप्शन है, क्योंकि जो क्लोरीन है वो भी क्या है, दैट इज ऑल्सो द रिएक्टेंट। देन उसके बाद यहाँ पे बी देखते हैं, रिएक्टेंट्स है सोडियम एंड टेबल सॉल्ट यानी कि NaCl, बट हमें पता है NaCl तो क्या है, प्रोडक्ट है, विच मीन्स ये भी हो गया बिल्कुल गलत। रिएक्टेंट्स है टेबल सॉल्ट, प्रोडक्ट्स में सोडियम और क्लोरीन, ये भी गलत है, ये तो बिल्कुल ही इन्होंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया है। और उसके बाद डी, तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स हैं सोडियम एंड क्लोरीन और प्रोडक्ट्स क्या है, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन था। आपको सबसे पहले देखना है कि रिएक्टेंट्स कौन से होंगे, जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे आपने लिखे हुए हैं। प्रोडक्ट्स कौन से होंगे, जो भी आपने राइट हैंड साइड पे लिखे हुए हैं, ठीक है। और इसको आप हमेशा ही बैलेंस करोगे। हम किसी भी रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होना चाहिए, ठीक है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या स्टेट करता है, दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो कोई भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है, तो जो भी टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन वो एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, तभी जाके जो टोटल मास है वो क्या होगा, वो कंजर्व्ड होगा, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज क्लियर। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। अगला क्वेश्चन आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो मैं क्या करती हूँ ना, यहाँ पे आप सभी को एक टाइमर दे देती हूँ और आप लोगों को क्या करना है, आंसर करना है। तो यहाँ पे ये रहा आपका टाइमर, तो मैं आपको दूंगी 5 सेकेंड का, ठीक है। तो 5 सेकेंड का टाइमर मैं आपको दे रही हूं, इसको मैं इधर पे रख देती हूं और इस क्वेश्चन को आपको आंसर करना है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट है एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन चारों में से ही
कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये टाइमर हमारा इधर पे चल रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा मैं यहाँ पे ले आती हूँ। तो जल्दी से आपको इसको आंसर करना है, ठीक है। ये आई थिंक 5 मिनट का टाइमर लग गया है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। इसको हम रीसेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम ले आते हैं इसको 0 पे, ठीक है, और इस तरीके से आपके पास ये रहेगा टाइमर। तो ये मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो जल्दी से आप सभी को आंसर करना है। नेक्स्ट वाले से मैं आपको 10 सेकेंड्स दूंगी, ठीक है। तो इसको रीसेट कर लेते हैं और रिंग वाला हटा देते हैं, ठीक है, बिकॉज हमें होगा इससे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, बहुत ही सिंपल है। थर्मल डिकॉम्पोजिशन, यहाँ पे क्लियरली नाम में ही डिकॉम्पोजिशन आ रहा है, सो ये किसका टाइप होगा, बी का, यानी कि डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन का। अब यहाँ पे देखो, जो हमारे पास डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन होती है ना, वो 3 टाइप की होती है। तो देख लेते हैं। डिकॉम्पोजिशन रिएक्शंस आर ऑफ 3 टाइप्स। हमने जो पढ़ी है, हमारे जो सिलेबस में है, सबसे पहली तो हमने देख ही ली है, थर्मल डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक, ठीक है, और थर्ड क्या होता है, फोटोलिटिक डिकॉम्पोजिशन, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन एक्चुअल में होती क्या है, जिसमें एक हमारे पास बहुत बड़ा सा कंपाउंड होता है, वो 2 छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में क्या करता है, ब्रेक करता है। सो यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है। अब किसी भी बड़ी चीज को अगर आपको छोटी छोटी चीजों में तोड़ना है, तो आपको क्या चाहिए होगी, आपको एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। तो ये एनर्जी हम 3 तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। थर्मल यानी कि हीट, आपने थर्मल एनर्जी सुनी है ना, तो जब भी एनर्जी हीट के फॉर्म में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस टाइप के डिकॉम्पोजिशन को हम थर्मल डिकॉम्पोजिशन कहेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रिसिटी से ये टर्म हमारा रिलेटेड है। तो जब भी हम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उस केस में जो भी डिकॉम्पोजिशन हो रहा है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकॉम्पोजिशन। फिर आता है हमारे पास फोटोलिटिक। फोटोन आपने सुना है, इसका मतलब हमारे पास होता है लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल्स, ठीक है। तो फोटो, जैसे फोटो खिंच रही है तो लाइट की प्रेजेंस में ही खिंचती है, आपको ये पता है। तो यहाँ पे इजिली आप रिलेट कर सकते हो लाइट से। तो जब भी हम एनर्जी लाइट के फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, उस केस में जो भी डिकॉम्पोजिशन हो रहा होता है उसको हम कहते हैं फोटोलिटिक डिकॉम्पोजिशन, ठीक है। तो आई थिंक दैट इज क्लियर। तो यहाँ पे जो हमारे पास बड़ा रिएक्टेंट है, वो 2 या 3 हमारे पास प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो रहा है, तो इस टाइप को हम क्या कहते हैं, डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हम किसे कहते हैं, वो भी देख लेते हैं। देखो, कॉम्बिनेशन के नाम में ही क्या है, कंबाइन करना, ठीक है। तो कंबाइन का मतलब तो आप सभी को पता ही है। कंबाइन करने का मतलब क्या होता है कि हमारे पास छोटे छोटे क्या होंगे, रिएक्टेंट्स होंगे, और वो मिलके एक बड़ा सा क्या बना रहे होंगे, कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रहे होंगे, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकॉम्पोजिशन का एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे AgCl है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे ही सनलाइट को प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे सिल्वर और क्लोरीन में ये क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। फिर बस हमको क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो ये है डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल। ऐसे ही अब हमें देखना है कॉम्बिनेशन का भी एक एग्जाम्पल। तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, सो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा ये बैलेंस्ड है। ये 2 हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स, ये कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखो, डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, तो डिस्प्लेस करना यानी कि जगह लेना किसी की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, उसकी जगह ले लेता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। अगर मेरे पास जिंक है, दैट इज अ मेटल, और हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले रखा है, इन दोनों की जैसे ही रिएक्शन हम कराते हैं, तो ये जो हमारे पास एलिमेंट है ना, ये इस एलिमेंट की जगह ले लेता है, इसकी प्लेस ले लेगा। तो यहाँ पे ZnSO4 फॉर्म हो जाता है और कॉपर क्या हो जाता है, यहाँ से डिस्प्लेस हो जाता है। बट इस टाइप की रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब एक क्या हो, ज्यादा रिएक्टिव हो, मोर रिएक्टिव भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसके लिए हमें क्या पता होनी चाहिए,
रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज नहीं पता है तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। जैसे मान लो मैं आपसे कह दूं Cu प्लस FeSO4, क्या यहाँ पे रिएक्शन होगी, और रिएक्शन अगर होगी तो आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर आप कह दोगे कि मैम यहाँ पे CuSO4 प्लस Fe फॉर्म हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका आंसर गलत होगा। यहाँ पे आपका आंसर होगा कि कोई भी रिएक्शन अकर नहीं करेगी, नो रिएक्शन विल अकर ओवर हेयर, बिकॉज जो कॉपर है दैट इज लेस रिएक्टिव दैन आयरन, तो यहाँ पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा। आई थिंक दिस इज क्लियर। अब डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ लिया है, जल्दी से हम डबल डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ लेते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है किसका, आयंस का। जैसे कि हम A, B ले लेते हैं और C, D इनकी रिएक्शंस हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाता है। जैसे हमें पता है हम किसी को भी सबसे पहले केटायन के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा। तो इन दोनों की जब भी रिएक्शन होगी ना, तो क्या होगा, ये इसके साथ चले जाता है, यानी कि AD बन जाएगा, प्लस हम हमेशा केटायन को पहले लिखते हैं तो BC नहीं लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, CB लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होती है, रिएक्शन होती है। जैसे एग्जाम्पल देखें तो सोडियम क्या है, ये सल्फेट है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं हम, बेरियम क्लोराइड के साथ। इन दोनों की जैसे ही रिएक्शन होगी तो एक्सचेंज ऑफ आयंस अकर करेगा। ये जो हमारे पास सोडियम का क्या है, कैटायन, ये इस एनायन के साथ कंबाइन कर जाएगा तो क्या बना देगा, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद ये हमारे पास क्या है, Ba2+, ठीक है, ये कैटायन है, ये इस एनायन के साथ जाएगा तो ये क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट, और इसका हमें व्हाइट कलर का PPT भी मिलता है। तो इस टाइप की रिएक्शंस को जो डबल डिस्प्लेसमेंट वाली हो रही हैं, जिसमें एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस बन रहा है, यानी कि एक प्रेसिपिटेट बन रहा है, उसको हम और क्या कहते हैं, उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर, हमने सारी ही चीजें यहाँ पे पढ़ ली हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, डिकम्पोजिशन क्या होती है, टाइप्स भी हमने पढ़ लिए हैं, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। तो आपसे पूछा क्या गया था कि थर्मल डिकम्पोजिशन हम किसको कहेंगे, तो ऑब्वियसली डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को ही कहेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द इमेज शोज सम केमिकल रिएक्शंस, H+Cl HCl फॉर्म हो रहा है, 2H+O2 2H2O फॉर्म हो रहा है। आपको कोई मतलब नहीं है ये रिएक्शन सही है या गलत, आपको बस देखना है कि यहाँ पे ऑप्शंस में क्या गिवन है, क्योंकि एक्चुअल में ये दोनों ही जो रिएक्शंस है ना, ये गलत है, क्योंकि H2 कंबाइन करता है O2 के साथ, ना कि 2H, ठीक है। और ये भी हमारे पास गलत है क्योंकि क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट आपको उससे मतलब नहीं है, हमें बस ये देखना है कि जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो विच ऑप्शन आइडेंटिफाइज द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे देखो रिएक्टेंट्स H, Cl और HCl हैं, और ये तीनों प्रोडक्ट्स हो गए। एंड उसके बाद बी में HCl और 2H2O रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पे मैं आपको टाइमर देती हूँ, एंड टाइमर मैं आपको दूंगी 10 सेकेंड्स का, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे इस टाइमर को छोटा कैसे करें, तो चलो हमने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है, या इसको हटाएं। ऑप्शंस तो आई थिंक आप सभी ने देख ही लिए होंगे, तो जल्दी से आंसर करो। पहले तो इसको रिंग नहीं करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज वेरी वेरी सिंपल। सिंपली देखो यहाँ पे जो भी मैंने आपसे कहा LHS में लिखे होंगे वो होंगे रिएक्टेंट्स, जो भी RHS में लिखे होंगे वो होंगे हमारे पास प्रोडक्ट्स, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि रिएक्टेंट क्या क्या होंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखे हैं, ये चारों लिखे हैं, इसमें तो ये 3 लिखे हैं जो कि बिल्कुल गलत है, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों लिखे हैं, जबकि ये दोनों तो क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड में, यानी कि प्रोडक्ट्स हैं, तो ये भी गलत हो गया। ये चारों आई थिंक इसमें लिखे हुए हैं, यस। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट। तो जो भी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स वाला पार्ट है, आई थिंक दैट इज क्लियर। आप सभी को ये सारी ही चीजें समझ में आ रही होंगी। इन केस कोई भी डिफिकल्टी है किसी भी चीज को समझने में, तो आप चैट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अ स्टूडेंट परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड फ्रॉम एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन
विच ऑप्शंस गिव द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। तो आपके पास है यहाँ पे 4 ऑप्शंस, एल्यूमिनियम और क्लोरीन की क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा और कौन सी रिएक्शन इसमें से बैलेंस्ड है करेक्टली, वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो देख लो पहली, Al प्लस Cl2 AlCl2 बना रहा है, Al प्लस Cl2 AlCl बना रहा है, इस वाले में AlCl3 फॉर्म हो रहा है, इसमें भी AlCl3 फॉर्म हो रहा है, बट यहाँ पे बैलेंसिंग अलग है। तो यहाँ पे भी अगेन आई विल गिव यू ऑल अ टाइमर जल्दी से, एंड यहाँ पे आपको करना है आंसर। ठीक है, सो चलो आई विल गिव यू अ टाइमर ऑफ 10 सेकेंड्स एंड इसको रिंग नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है, जल्दी से आप सभी आंसर करो, बहुत ही सिंपल है। एल्यूमिनियम है, ठीक है, दैट इज अ मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल है, दोनों की रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन आपको पहले फिनिश करनी है, उसके बाद आपको आंसर करना है। तो चलो ये तो हमारे पास हो गया था ना, वापस से क्यों हुआ, तो इसको बंद कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास करेक्ट क्या होगा, कौन सी रिएक्शन करेक्ट होगी। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम है, देन वी हैव क्लोरीन, ठीक है, इन दोनों की जैसे ही रिएक्शन हो रही होगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। सो AlCl3 विल फॉर्म ओवर हेयर। ठीक है, देखो एल्यूमिनियम Al3+ के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और जो क्लोरीन है वो Cl- के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो यहाँ पे AlCl3 फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारे पास करेक्ट प्रोडक्ट तो है ही, बट हमें इसकी बैलेंसिंग भी शो करनी है। अब इसकी बैलेंसिंग हम कैसे शो करेंगे, तो देखो सबसे पहले क्लियरली मुझे यहाँ पे दिख रहा है 2 क्लोरीन है और यहाँ पे 3 क्लोरीन है, विच मीन्स ये बैलेंस तो बिल्कुल भी नहीं है। अब बैलेंसिंग करने के लिए मैंने आपको बताया है कि दोनों जगह हमें इवन नंबर लाना पड़ेगा, तभी जाके ये बैलेंस होगा, क्योंकि 2 इवन है और 3 क्या है, ऑड है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम 2 लिख देंगे और यहाँ पे 3 लिख देंगे, सो दोनों ही क्या हो जाएंगे, इवन हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम जैसे एलिमिनेशन मेथड करते हैं ना मैथ्स में, बिल्कुल ही वैसे ही हमने यहाँ पे भी करा है। अब देखो क्लोरीन तो बैलेंस हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 6 क्लोरीन है और यहाँ पे भी 6 क्लोरीन है, बट एल्यूमिनियम देखो यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 1 ही है, तो इधर पे हम क्या लिख देंगे, 2। तो करेक्ट हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 क्लोरीन और यहाँ पे 2 AlCl3 आएगा। तो ये मुझे किस में दिख रहा है, क्लियरली सी वाले ऑप्शन पे, तो सी करेक्ट हो जाएगा। पहला वाला क्यों गलत है, क्योंकि Al2+ के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया। AlCl नहीं होता है क्योंकि इसमें Al+ हो गया और Cl-, तो ये भी बिल्कुल गलत है। यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूलाज तो करेक्ट हैं, बट इस वाले की बैलेंसिंग क्या है, बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो आई थिंक दैट इज क्लियर कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमको करना है। बहुत ही सिंपल इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, बस आपको बैलेंसिंग एक्चुअल में आनी चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। Give the ratio in which hydrogen and oxygen are present in water by volume. Again that is very simple. देखो H2O को आप देख लो, तो यहाँ से आपको वैसे तो खुद ही पता चल जाएगा, बट अगेन इसके डिकम्पोजिशन से भी आप चेक कर सकते हो, आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं। तो बैलेंसिंग यहाँ पे पूरी कर लो और आपको पता चल जाएगा कि कौन से रेशियो में प्रेजेंट रहते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और अगर यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, विच मीन्स आपको H रेशियो O बताना है। कई बच्चे कंफ्यूज होके O रेशियो H लिख देते हैं, दैट इज रॉन्ग। तो आपको क्या बताना है, पहले हाइड्रोजन का पार्ट, उसके बाद ऑक्सीजन का पार्ट यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, सो अगेन आई गिव यू ऑल अ टाइमर ऑफ 10 सेकेंड्स और जल्दी से आपको इसको आंसर करना है। दैट इज वेरी सिंपल। देखो ये वाला क्वेश्चन ना बहुत सिंपल है, डिकम्पोजिशन से भी बता सकते हो आप और या फिर इसके फॉर्मूले से भी बता सकते हो, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलो हो गया हमारे पास, इसको रीसेट कर देते हैं और इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे ही मैं इसका डिकम्पोजिशन चेक करूंगी तो बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं तो यहाँ पे भी 2 आएंगे। अब देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए हैं तो यहाँ पे भी 4 करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे वॉल्यूम देखो, हाइड्रोजन का कितना है, 2 और ऑक्सीजन का कितना है, 1। सो 2:1 विल बी द करेक्ट आंसर। कई बच्चे ये कर देते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। और 1:8 भी गलत है क्योंकि ये बाय मास आता है रेशियो। कैसे आता है वो भी जस्ट अभी बताती हूँ। तो पहले आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। अब H2O फॉर्मूला से ही देख लो, 2 पार्ट्स किसके हैं, 2 एटम्स किसके हैं, हाइड्रोजन के
और ऑक्सीजन के कितने हैं, एक ही एटम है, सो 2:1 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। डिकॉम्पोजिशन से भी देख सकते हो और उसके फॉर्मूला से भी आप देख सकते हो। अब मैं बाय मास वाला आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये वाला क्लास 9th में था, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बाय मास अगर आपको चेक करना है तो देखो H2O है आपके पास, हाइड्रोजन का मास कितना आएगा 2 × 1, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है, दैट इज 16। तो कितना हो गया देखो 2:16, ये कैंसिल आउट होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1:8 बाय मास। बट हमें बाय मास नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है कि हमें बाय वॉल्यूम बताना है। अगर बाय मास आ गया तो आपको कैसे आंसर करना है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज क्लियर। अब हम यहाँ पे अगला एक और अच्छा सा सवाल कर लेते हैं। A researcher adds barium hydroxide to hydrochloric acid to form a white colored barium chloride. Which option gives the balanced chemical equation of the reaction? Again हमारे पास बैलेंसिंग से क्वेश्चन आया है। बैलेंसिंग वाला पार्ट ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देख लो यहाँ पे सबसे पहले HCl है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है, बेरियम क्लोराइड और पानी बन जाएगा, ठीक है। ये जो HOH लिखा है ना, इसका मतलब H2O ही है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद यहाँ पे 4 हमें रिएक्शंस गिवन है, हमें करेक्ट यहाँ पे क्या बताना है, बैलेंसिंग, कि कौन सी हमारे पास सही बैलेंसिंग है। तो यहाँ पे अगेन मैं आपको टाइमर दूंगी एक, एंड आई विल जस्ट इंक्रीज द टाइमर, 15 सेकेंड का मैं यहाँ पे रख देती हूँ, ठीक है। बिकॉज ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे पास लेंदी है, तो आप लोग भी थोड़ा सा टाइम लो और इसको आंसर करो, ठीक है। HCl है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है। अब रिएक्शन तो सेम है ना, बस यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया है इन दोनों में, तो ये दोनों थोड़ी सी अलग है, बाकी सब तो हमारे पास बिल्कुल सेम है। तो हो गया बस हमारे पास टाइम, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं। अब देखो हम देखते हैं, यहाँ पे से हटाओ, इसको हम खुद से लिखेंगे, ठीक है। जैसे आप लोग भी अगर कर रहे हो तो खुद से कॉपी पेन में लिखो। बेरियम हाइड्रोक्साइड है, इसके साथ साथ HCl है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, बेरियम क्लोराइड, और इसके साथ साथ पानी H2O फॉर्म होगा। तो सबसे पहले बेरियम चेक करो, एक एटम है, यहाँ पे भी एक एटम है, और ऑक्सीजन 2 है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन एक ही है, तो यहाँ पे 2 करने पड़ेंगे, सो 2 आगे से मैंने लिख दिया। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है +1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में टोटल 3 है, जबकि यहाँ पे 4 हैं। तो चलो आगे देखते हैं। क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं, 2, तो यहाँ पे 2 करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन भी टोटल कितने हो गए, 4, और इस साइड भी टोटल कितने हैं, 4। तो ये रिएक्शन मेरे पास क्या है, बैलेंस्ड। कोई भी ऑक्सीजन तो फॉर्म होगा ही नहीं, विच मीन्स ये दोनों ही क्या हो गए हैं, गलत। ये जो रिएक्शन है ये है हमारे पास एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट अगर कर रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो फॉर्म होगा ही नहीं, विच मीन्स ये दोनों ऑप्शंस तो हो गए हैं बिल्कुल ही गलत। और हमने देखा कि HCl इसके आगे 2 आ रहा है कोएफिशिएंट, और H2O पानी के आगे भी 2 आ रहा है कोएफिशिएंट। जो पहली वाली है वो गलत क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, तो ये हमारे पास बिल्कुल भी बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन दैट इज मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, burning of candle wax when heated, digestion of food in your stomach and ripening of banana। किसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, ठीक है। डज नॉट पूछा गया है, यानी कि ये एक फिजिकल चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं अगर करेगी तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये है हमारे पास 4 ऑप्शंस। टाइमर मैं आपको दे देती हूँ जल्दी से, ठीक है, एंड आई विल गिव यू अ टाइमर ऑफ 15 सेकेंड्स, ठीक है। तो जल्दी से आपको इसको आंसर करना है। मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स, कैंडल का जो मोम होता है वो मेल्ट कर रहा है, हीट करने पे ऑब्वियसली वो मेल्ट करता है, और जो कैंडल है वो बर्न कर रही होती है। डाइजेशन, जो खाना हमारा पच रहा है पेट में, और जो बनाना हमारे पास राइप हो रहा है, पक रहा है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा है हमारे पास जो कि एक फिजिकल चेंज है, यही आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो चलो अब आंसर देख लेते हैं। मेल्टिंग,
देखो मेल्टिंग हो गई या फिर कंडेंसेशन हो गया हमारे पास, ठीक है, फ्रीजिंग हो गई, ये सब के सब क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हो रहा होता है, यहाँ पे बस एक चेंज अगर करता है फिजिकल स्टेट में हो सकता है वो, उसके साइज में, शेप में, बट यहाँ पे जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है ना दैट रिमेन्स द सेम, ठीक है। तो इसीलिए जो भी मेल्टिंग होती है हमारे पास वो एक फिजिकल चेंज होती है, ना कि केमिकल चेंज। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। बर्न, कोई भी चीज अगर बर्न हो रही होती है तो हमेशा कोई ना कोई केमिकल चेंज अगर करता है, जैसे कोल है वो बर्न कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग होती है तो CO2 गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो जहाँ पे भी बर्निंग है तो कोई ना कोई रिएक्शन वहां पे होगी। उसके बाद जो डाइजेशन हो रहा है तो बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस हैं हमारे पेट में, ठीक है, स्टमक में, तो वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं, ठीक है। और आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे अगर कैंडल का वैक्स मेल्ट हो गया है तो अगर वहां पे लेस टेम्परेचर मिलेगा तो वापस से फ्रीज हो जाएगा, तो हमें वैक्स वापस मिल सकता है। बट अगर कोई कैंडल बर्न हो चुकी है तो वो हमें वापस नहीं मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद खाना अगर डाइजेस्ट हो चुका है, क्या हमें खाना वापस से मिल सकता है? नहीं मिल सकता है, विच मीन्स वो केमिकल चेंज नहीं है, ठीक है। उसके बाद राइपनिंग ऑफ बनाना, जो बनाना है वो पक रहा है, ठीक है, तो क्या वापस से आप जो पहले से बनाना था वो वापस ला सकते हो? नहीं, विच मीन्स ये भी आपके पास क्या है, केमिकल चेंज है, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर, ये तीन हमारे पास केमिकल चेंजेस हैं। बट जो मेल्टिंग है, कंडेंसेशन है, सब्लिमेशन वगैरह है, जो भी स्टेट चेंज वाले प्रोसेस है ना, वो हर केस में हमारे पास फिजिकल चेंजेस होते हैं, कभी भी वो केमिकल चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। आई थिंक दैट इज क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। अ स्टूडेंट राइट्स अ केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो ये है देखो CO2 प्लस 2H2 और यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, CH3OH, ठीक है। इसको हम मेथनॉल भी कहते हैं या फिर मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। हाउ कैन द रिएक्शन बी क्लासिफाइड? द रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज अ कंपाउंड सेपरेट्स इनटू टू कंपाउंड्स। द रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन एज अ कंपाउंड डिसोशिएट्स इनटू टू कंपाउंड्स। या फिर है द रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन एज टू कंपाउंड्स रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। द रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डीकॉम्पोजिशन एज टू कंपाउंड्स रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। अब ये ना बस कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया है, आंसर तो एक ही होगा। इन चारों में से कौन सा होगा हमारे पास आंसर, तो ये आपको मुझे जल्दी से बताना है। दिस इज योर टाइमर, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। तो आपको आंसर करना है जल्दी से, चैट सेक्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप मेंशन कर सकते हो कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे क्या हो रही है, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे एक हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है। तो आपको बस सिंपली यही बताना है कि इन दोनों में से ये कौन सी रिएक्शन है। दो ही गिवन है ना, कि कॉम्बिनेशन और डिकॉम्पोजिशन, और डेफिनेशन भी अगर आपको पता है तो आप इजीली आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे रीसेट करते हैं, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे देखो, हमें पता है ये दो है रिएक्टेंट्स, ये कंबाइन कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं और ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ऑब्वियसली है तो ये कॉम्बिनेशन। और क्यों है कॉम्बिनेशन? बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर रिएक्टिंग टू कंबाइन एंड टू फॉर्म दिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सेपरेट्स इनटू टू कंपाउंड्स, क्या ये सेपरेट हो रहे हैं? नहीं ना, ये तो कंबाइन कर रहे हैं, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। ये डिकॉम्पोजिशन तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डिकॉम्पोजिशन में डिसोशिएट होते हैं, वो टूटते हैं और वहां पे हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कॉम्बिनेशन है क्योंकि दो कंपाउंड्स रिएक्ट कर रहे हैं एक सिंगल कंपाउंड बनाने के लिए। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है डी, द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डीकॉम्पोजिशन। तो ये हमारे पास अगेन गलत है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। आई थिंक इतने क्वेश्चंस तो आपको समझ में आ ही गए होंगे। सो अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज। यहाँ पे तो बस आपको फॉर्मूला ही बनाना है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो मैग्नीशियम
2 प्लस आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ऑक्साइड आपको पता है क्या होती है, O2 माइनस। तो यहाँ पे से फॉर्मूला क्या बन जाता है, MgO। ठीक है, तो यहाँ पे MgO2 नहीं, देखो अगर ऐसा फॉर्मूला होता तो Mg प्लस के फॉर्म में एग्जिस्ट होना चाहिए था, बट यहाँ पे हमें पता है Mg प्लस आयन नहीं होता है, Mg2O होता तो Mg प्लस O2 माइनस, सॉरी ऊपर वाले में मैंने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी, गलत आपको बता दिया, ये Mg2 प्लस होता और O माइनस होता है ना, तभी जाके तो ये इसके बेस में आ जाता। तो इस केस में ऐसा नहीं है क्योंकि ऑक्साइड O2 माइनस होता है और यहाँ पे Mg प्लस होता O2 माइनस, अगेन इस केस में ऐसा नहीं होता है, MgO बिल्कुल ही सही है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं होता है, ये हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वर्ड भी आएगा उससे पहले, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर क्या होता है पूछा जाए, सो ये व्हाइट कलर का होता है। और आपको पता है मैग्नीशियम रिबन को हम जैसे ही बर्न करते हैं तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है। एक तो इसका कलर व्हाइट होता है, व्हाइट पाउडर के फॉर्म में ये बनता है, एंड यहाँ पे जो फ्लेम होती है ना वो भी डार्जलिंग व्हाइट फ्लेम होती है। तो ये भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। सो डार्जलिंग व्हाइट फ्लेम यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। और जो मैग्नीशियम रिबन को हम यूज करते हैं तो उसको सबसे पहले हम क्लीन करते हैं बिफोर दिस एक्सपेरिमेंट। वो क्यों करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो मैग्नीशियम ना ऑलरेडी, क्योंकि देखो हमारे आसपास बहुत सारी ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है ही ऑलरेडी, तो ये रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन के साथ और बाहर से लेयर बना देता है एक किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो इसको हमें रिमूव करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले ना मैग्नीशियम रिबन को रब करते हैं सो दैट जो ऑलरेडी ऑक्साइड की लेयर बन चुकी है वो रिमूव हो जाए और जो भी हमको एक्सपेरिमेंट करना है हम उसको प्रोसीड कर पाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a student learns that some products are formed as a result of combining two compounds while some compounds are formed as a result of dissociation of two compounds. The image shows two reactions. तो दो reactions हैं, एक reaction P है, दूसरी हमारे पास reaction Q है। ठीक है, तो पहले मैं CaOSO2 के साथ रिएक्ट कर रहा है और CaSO3 कैल्शियम सल्फाइड फॉर्म कर रहा है। तो ये क्या है हमारे पास, सल्फाइड है। ठीक है, उसके बाद ZnSO नहीं, ZnCO3, तो ये क्या है, जिंक कार्बोनेट। तो ये डिसोशिएट हो रहा है ZnO और CO2 में। तो ये दो रिएक्शंस हैं। Which reaction is an example of a combination reaction and a decomposition one? Both are combination, both are decomposition. Reaction P जो है वो combination हो रहा है और हमारे पास Q क्या है, decomposition, या फिर P है decomposition और Q है हमारे पास combination। तो बहुत ही सिंपल है, हमें पता है, हम इतने बार अच्छे से पढ़ चुके हैं। कॉम्बिनेशन जहां पे चीजें कंबाइन करती हैं, जुड़ती हैं, तो कहां पे जुड़ के एक हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है रिएक्शन P में। और डिसोशिएशन, ठीक है, डिसोशिएशन का मतलब टूटना ही होता है, एंड इट इज सेम एज डिकॉम्पोजिशन। तो कहां पे डिकॉम्पोजिशन हो रहा है, कहां पे एक बड़ा सा रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो रहा है छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में, तो वो हो रहा है रिएक्शन Q में। ठीक है, तो विच मींस ये हो जाएगा बिल्कुल सही। जो P है वो कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है और जो Q है वो है एग्जाम्पल डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन का। ठीक है, तो बहुत ही ईजी था ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें से कौन सा केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। केमिकल रिएक्शन उसी में होगी जो एक केमिकल चेंज होगा। केमिकल चेंज हमारे पास क्या होता है, दैट इज इररिवर्सिबल इन नेचर। ठीक है, इररिवर्सिबल यानी कि वो चीज आपको, मतलब जो भी रिएक्टेंट है वो वापस नहीं मिल सकता है क्योंकि उससे कोई नया प्रोडक्ट, नया सब्सटेंस बन चुका है। ठीक है, तो ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, अगर फर्मेंटेशन हो रहा है तो वो हमारे पास एक केमिकल चेंज होता है क्योंकि ग्रेप्स आपको देन वापस नहीं मिल सकते हैं। तो विच मींस ये तो हमारे पास बिल्कुल सही है। ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जैसे हम खाना खाते हैं सो खाना डाइजेस्ट होता है, क्या वो खाना हम वापस से ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। तो ये क्या है, केमिकल चेंज है। तो यहाँ पे भी क्या होगी, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होगी। जैसे रेस्पिरेशन है हमारे पास, है ना,
तो इसमें जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, CO2 एंड H2O प्रोड्यूस होता है ना। तो ये हमारे पास ब्रेकडाउन ऑफ फूड ही तो है। तो यहाँ पे ग्लूकोज चेंज हो रहा है। इन द सेम वे अलग अलग रिएक्शंस होती हैं हमारे पास ब्रेकडाउन ऑफ फूड के केस में। देन नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो देखो पहले हमारे पास मिल्क होता है, इसका pH रिड्यूस होता है, तो क्या फॉर्म हो जाता है कर्ड, और इसमें क्या है लैक्टिक एसिड। सो दोनों ही अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, है ना, दोनों का फॉर्मूला भी क्या होगा, अलग अलग ही होगा। तो यहाँ पे अगेन ये क्या है, एक केमिकल चेंज है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगी, तो तीनों में ही हो रही है ना, विच मीन्स डी हो जाएगा हमारे पास बिल्कुल सही आंसर, ऑल ऑफ दी अबव या फिर ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। नेक्स्ट है अ स्टूडेंट एड्स लेड एंड सिल्वर टू 2 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स कंटेनिंग एन इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है, एक हमने लेड लिया है, दूसरा हमने सिल्वर लिया है। ठीक है, द स्टूडेंट ऑब्जर्व्स दैट द कलर ऑफ द सोल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब with lead changes. What explains the change in the color of the solution? A displacement reaction takes place as lead replaces copper from the solution. Combination reaction occur कर रही है, या decomposition reaction occur कर रही है, या फिर double displacement यहाँ पे occur कर रहा है। बहुत ही सिंपल है। देखो हमें पता है जैसे ही हम लेड को डालते हैं किसमें, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, तो लेड क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव। सो ये क्या कर देता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, कॉपर को बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पे इसका जो ब्लू कलर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे जगह ले रहा है एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन यहाँ पे कुछ कंबाइन तो हो नहीं रही है चीजें, ना ही यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड ब्रेक डाउन हो रहा है, और ना ही डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। विच ऑफ द रिएक्शंस इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। देखो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में आपको पता है हम यूज करते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का। ठीक है, हमें पता है डिकम्पोजिशन भी हमारे पास 3 टाइप का होता है, फोटोलिटिक है, इलेक्ट्रोलिटिक है एंड थर्मल डिकम्पोजिशन है। तो यहाँ पे क्लियरली बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सी रिएक्शन का हम मेनली ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं ये भी हमने पढ़ा है। जो AgCl है या फिर AgBr है, सबसे पहले कलर भी देख लेते हैं। इसका कलर होता है व्हाइट और इसका कलर क्या होता है, येलो। ठीक है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है किसका, AgCl का भी और AgBr का भी। तो ये Ag और Cl2 में चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे बैलेंसिंग इसकी कर लेंगे, और ये भी Ag प्लस Br2 में चेंज हो जाता है। और यहाँ पे से जो सिल्वर ऑब्टेन होता है उसका कलर होता है ग्रे। तो यहाँ पे देखो क्लियरली हमें देखने को मिल गया कि ग्रे कलर यहाँ पे मिलता है। तो इसका हम इस रिएक्शन, एक्चुअली दोनों ही रिएक्शंस का हम किस में यूज करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया डिकम्पोजिशन। और अगर डिकम्पोजिशन में भी पूछा जाएगा कि 3 होते हैं, तीनों में से कौन सा, तो हम यहाँ पे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है, फोटो मैंने बताया था ना, फोटो अगर आप अपनी खिंचवा रहे हो तो ऑब्वियसली वहां पे लाइट होनी जरूरी है। तो यहाँ पे समझ जाओ कि सनलाइट की प्रेजेंस में ये डिकम्पोजिशन होता है। सनलाइट के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में हमको एनर्जी मिल रही है, हमको नहीं, एनर्जी किसको मिल रही है, AgCl और AgBr को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा हमारे पास अगला क्वेश्चन। What happens when lead nitrate reacts with potassium iodide? Again a very important question. lead nitrate है, ठीक है, तो lead nitrate का फॉर्मूला ये होगा, पोटेशियम आयोडाइड KI होता है। इन दोनों की रिएक्शन होगी तो क्लियरली आपको पता है क्या होगा, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, लिख देते हैं दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे आयन कौन सा है, Pb2+, यहाँ पे नाइट्रेट आयन है NO3-। ठीक है, यहाँ पे कौन सा है, पोटेशियम और आयोडाइड का। तो क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस, ये इसके साथ चले जाएगा और ये इसके साथ जाएगा, है ना। तो ये इसके साथ जाएगा तो PbI2 फॉर्म होगा। इसके अलावा ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे सो KNO3 फॉर्म होगा। ये होता है हमारे पास लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड का कलर होता है येलो। ठीक है,
तो ये हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है ही, और इसके साथ साथ यहाँ पे प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होता है। तो ये हमारे पास एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। प्रेसिपिटेट क्या होता है? एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस होता है जो पानी में नहीं घुलता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। इसको बैलेंस कर लेते हैं जल्दी से, यहाँ पे 2 आ जाएगा, इधर पे भी 2, तो ये हो गई हमारे पास बैलेंस। तो ये पूरी है हमारे पास केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या थे? दे विल नॉट रिएक्ट, ऐसा तो होगा ही नहीं, दे विल ऑब्वियसली रिएक्ट, तभी जाके तो कोई ना कोई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। उसके बाद लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन रिलीज, या क्या यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज हो रही है? नहीं, तो विच मीन्स बी भी यहाँ पे गलत हो गया। येलो पीपीटी ऑफ लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट विल बी प्रोड्यूस्ड, बिल्कुल सही है। लेड आयोडाइड का येलो पीपीटी यहाँ पे बनता है, इसके साथ साथ पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि KNO3 यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। उसके बाद है इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो यहाँ पे कोई भी गैस इवॉल्व नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास बिल्कुल सही हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं द केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, तो विच मीन्स KCl, वैसे यहाँ पे लिखा है, ठीक है, एंड सिल्वर नाइट्रेट, तो इसके साथ क्या है? AgNO3 है, इज गिवन बाय द केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे अगेन देखो Ag प्लस होता है, NO3 माइनस, K प्लस और Cl माइनस, तो ये इसके साथ चले जाएगा तो AgCl बन गया, और ये इसके साथ चले जाएगा, सो KNO3 यहाँ पे फॉर्म हो गया है। What can be inferred यानी कि कंक्लूडेड, ठीक है, आपका क्या कंक्लूजन होगा? फ्रॉम द केमिकल इक्वेशन सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटेशियम अंडरगो a decomposition reaction to form silver chloride and potassium nitrate। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे क्या लिखा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, यहाँ क्या लिखा है? कॉम्बिनेशन, और यहाँ लिखा है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो क्लियरली हमें पता है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? बस एक्सचेंज ऑफ आयंस ही हो रहा है। जहां पे भी एक्सचेंज ऑफ आयंस अकर करेगा तो उस केस में हमको पता है कि वो एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ठीक है, तो ये भी हमने बस कर लिया है बहुत इजीली। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज शो एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, नाम में ही पूरी डेफिनेशन छुपी है। ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन से रिलेटेड है, तो ऑक्सीजन का क्या होता है? गेन, या फिर जो हाइड्रोजन है उसका क्या होता है? लॉस। ठीक है, दोनों ही डेफिनेशंस बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पे देखो गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये सही है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन गलत है, गेन ऑफ हाइड्रोजन भी गलत है, क्योंकि हाइड्रोजन का लॉस होना चाहिए और नन तो यहाँ पे आंसर है नहीं, तो यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अब देखो जिन भी बच्चों को कंफ्यूजन है उनको मैं बता देती हूँ। ऑक्सीडेशन की 2 डेफिनेशन तो लिख दी है कि ऑक्सीजन ऐड होगा, हाइड्रोजन का लॉस होगा। ठीक है, और भी यहाँ पे डेफिनेशंस होती हैं कि जो हमारे पास ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। ठीक है, जैसे मेरे पास सोडियम है, ये अपने आयन में चेंज अगर होगा सो एक इलेक्ट्रॉन को ये रिलीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? लॉस। इस प्रोसेस को भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, सो ऑक्सीडेशन की अलग अलग डेफिनेशंस हो सकती हैं, और हमारे पास दूसरा प्रोसेस क्या होता है? रिडक्शन। यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होती हैं एंड ऑक्सीजन यहाँ पे से रिमूव होती हैं। ठीक है, या फिर उसका लॉस होगा, आप ऐसे कह सकते हो। तो उस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहते हैं। और यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन लॉस था, सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम देखें, सो हमारे पास क्लोरीन है, ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और अपने आयन में चेंज हो जाता है। तो ये जो हमारे पास हो रहा है ना, ये क्या है? रिडक्शन। ठीक है, अब हमारे पास दूसरी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनको हम रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल है, नाम में ही पता चल रहा है, रेड फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही अकर कर रहा है, उसको हम एक रिडॉक्स रिएक्शन कह देते हैं। ठीक है, तो इसमें लॉस भी होता है इलेक्ट्रॉन का और गेन भी होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, जैसे दोनों रिएक्शंस को अब अगर हम ऐड कर देंगे, ये वाली रिएक्शन है और एक ये वाली रिएक्शन है, दोनों को ही ऐड कर दो, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का
एक सेकेंड, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, यही इलेक्ट्रॉन ये आके एक्सेप्ट करता है, बस, ठीक है। तो दोनों ही प्रोसेस यहाँ पे अकर कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, और ये तो हमने पहले ही आंसर कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ चुका है, द इमेज शोज अ रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड हाइड्रोजन, ठीक है, विच ऑप्शन शोज ऑक्सीडेशन। ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन आपको बताना है, बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पे दो चीजें अगर कर रही हैं, ये इसमें चेंज हो रहा है और ये इसमें चेंज हो रहा है, ठीक है, विच मीन्स ये रिडॉक्स रिएक्शन है। अगर पूछा जाए ये पूरी रिएक्शन क्या है, सो दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पे दो पार्ट्स हैं, देखो जिंक किस में चेंज हो रहा है, Zn2+ में, और जो 2H+ है ये चेंज हो रहा है H2 में। अब यहाँ पे देखो चार्ज हमें इक्वल करना पड़ता है, यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे टोटल 0 चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं ऐड कर दूंगी, सो देखो यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है 2 + 2 - 0, तो यहाँ पे पूरा टोटल चार्ज 0 है, यहाँ पे भी टोटल चार्ज कितना है, 0 है, विच मीन्स ये मेरे पास क्या है, ऑक्सीडेशन। अभी हमने देखा था इलेक्ट्रॉन का अगर लॉस होगा तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, देखो इस साइड पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे टोटल 0 चार्ज है, तो मुझे यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवाना पड़ेगा। इस केस में क्या हो रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन्स को, ये क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, ये रिडक्शन हो गया। तो हमसे यही पूछा गया था कौन सा ऑप्शन हमें ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, सो द आंसर विल बी ए, ठीक है, क्योंकि ये इसमें चेंज हो रहा है, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना। यहाँ पे तो ये क्या है हमारे पास, दिस इज दी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को हम पहले नहीं लिख सकते हैं ना, हमें पहले रिएक्टेंट को ही लिखना पड़ेगा, तो ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें एक हमारे पास हायर रिएक्टिव नहीं, हम लिखते हैं मोर रिएक्टिव, तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट या फिर मेटल डिस्प्लेस करना चाहिए, ठीक है। तो ए को देखो MgCO3, ये कार्बोनेट है, ये डीकंपोज हो रहा है ना, तो ये रिएक्शन हमारे पास है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, 2Na + 2H2O ये फॉर्म कर रहा है NaOH + H2, ठीक है। उसके बाद है H2 + O2 ये फॉर्म कर रहा है H2O। यहाँ पे देखो ये दो चीजें कंबाइन कर रही हैं और एक यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो PbNO3, अगेन यहाँ पे हीट प्रोवाइड आप कर रहे हो, तो ये तीन हमारे पास प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो ये क्या है, ये भी डिकम्पोजिशन ही है। तो वैसे तो हमें क्लियरली दिख गया कि हमारे पास आंसर यही बचा है, तो यही होगा, बट इसे समझते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों है। यहाँ पे सोडियम है और यहाँ पे इसको मैं H+ और OH- आयन के फॉर्म में लिख सकती हूँ, पानी को, H2O को। तो इसने क्या करा, H+ को निकाल दिया बाहर, तभी जाके तो H2 गैस यहाँ पे फॉर्म हुई, तो H+ को बाहर निकाल दिया, उसकी जगह यहाँ पे ले ली, तभी जाके तो Na+ और OH- कंबाइन करके क्या फॉर्म कर गए, NaOH। तो यहाँ पे सोडियम ने हाइड्रोजन की जगह ली है, उसको डिस्प्लेस करा है, उसको बाहर फेंक दिया है, इसीलिए दिस रिएक्शन इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा था ये भी, और यहाँ पे कलर्स भी पूछे जाते हैं जनरली, ठीक है। तो PbNO3 ट्वाइस, होल ट्वाइस, ये इसका कलर क्या होता है, व्हाइट। PbO इसका कलर क्या होता है, येलो, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसके ब्राउन फ्यूम्स फॉर्म होते हैं, तो इनके कलर्स भी पूछ लिए जाते हैं। MgO का तो अभी हमने कलर जो है देख ही लिया था, ठीक है। तो बस समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ जाते हैं। मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज अ कोटिंग ऑफ। अभी मैंने एक्सप्लेन करा था, मैग्नीशियम का जो भी रिबन आप यूज करोगे उसको क्या करना पड़ता है, रब करना पड़ता है बिफोर द रिएक्शन। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज इसके बाहर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, विच इज बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड। सल्फाइड नहीं होता है, क्लोराइड नहीं होता है, ना ही कार्बोनेट होता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या इसका आंसर MgCO3 होगा या फिर MgO होगा। तो देखो हमारे आसपास सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, ठीक है। सो मैग्नीशियम ना मेनली किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना देता है, MgO बना देता है, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ अमाउंट में CO2 गैस भी तो प्रेजेंट है, तो ये CO2 के साथ रिएक्ट करके MgCO3 यानी कि मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर फॉर्म कर देता है, बट ये बहुत रेयर केसेस में होता है,
तो आपसे तो मैक्सिमम पूछा गया है ना कि हम क्यों रब करते हैं, तो जो मेन लेयर है आपको वो बतानी है, तो मेन लेयर हमारे पास ये होगी, ठीक है। इसीलिए बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं, which of the following statements अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट, ठीक है। तो Fe प्लस H2O Fe3O4 फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे H2 गैस रिलीज हो रही है। आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, water is getting reduced, water is acting as reducing agent and water is acting as oxidizing agent। तो यहाँ पे दो ही स्टेटमेंट करेक्ट हो सकते हैं। तो इस रिएक्शन को देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीजन गायब हो रहा है तो ये क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, आयरन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये तो क्लियरली सही है ना, आयरन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, किसमें, आयरन ऑक्साइड में, तो ये करेक्ट है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, तो ये वाटर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, बिल्कुल सही है। अब इन दोनों में से भी एक सही होंगे, यानी कि टोटल हमारे पास 3 चीजें सही होंगी। अब देखो वाटर का अगर रिडक्शन हो रहा है तो वो खुद में क्या होगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, मैंने आपको बताया था। क्यों होगा, क्योंकि वाटर अपना ऑक्सीजन इसको दे रहा है, तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे विच मीन्स फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। किसमें ये ऑप्शन दिख रहा है, ये जेड नहीं है, ये आई है, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करेक्ट है, विच मीन्स ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। तो चलो ये क्वेश्चन भी हो गया है। Which of the following are exothermic process? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन हैं, तो इनमें से कौन सा एक्सोथर्मिक है, यानी कि जहाँ पे हीट या फिर एनर्जी बाहर निकलती है, ठीक है, हमें वो बताना है। तो यहाँ पे देखो रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइन, देन है डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर क्रिस्टल्स। तो सबसे पहले हम रिएक्शन देखते हैं वाटर की क्विकलाइन के साथ। ये क्या होता है हमारे पास, क्विकलाइन, तो इसकी रिएक्शन वाटर के साथ होती है और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना हीट बाहर निकलती है, एनर्जी यहाँ पे से रिलीज होती है, सो ये हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, ये भी हमारे पास होती है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसका भी हमारे पास रीजन होता है। देखो जब भी आप एक एसिड को डाइल्यूट करते हो तो हमें पता है, हम पहले वाटर लेते हैं, ठीक है, उसके ऊपर एसिड डालते हैं। अब जो एसिड है ना काफी ज्यादा कोरोसिव होता है नेचर में, तो जैसे ही आप उसको ऐड करते हो तो बहुत ज्यादा हीट वहां से बाहर निकलती है, और जहां से भी जिस भी प्रोसेस से हीट बाहर निकलेगी वो हमारा कहलाता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इसीलिए ये प्रोसेस भी क्या होता है, एक्सोथर्मिक। तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही सही है, विच मीन्स ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, तो यहाँ पे ना अगर वाटर को इवेपोरेट कराना है तो यहाँ पे आपको हीट देनी पड़ेगी, तो ये क्या होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, यहाँ पे एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी है, ठीक है। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर क्रिस्टल्स, अगेन जो सब्लिमेशन हमारे पास प्रोसेस होता है इस केस में भी हमें हीट देनी पड़ती है, विच मीन्स ये भी क्या होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, ये अभी हम देख चुके थे, एडिशन या फिर गेन कह दो आप, है ना, सेम ही तो चीज है, गेन हो रहा है या उसका एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन का हो रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे एक और करेक्ट होगा, है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बाद में ऑप्शंस गिवन रहेंगे, यहाँ पे तो गिवन नहीं है। ए एंड डी यहाँ पे दोनों ही सही हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन में गेन भी होता है ऑक्सीजन का और यहाँ पे रिमूव भी होगा हाइड्रोजन, दोनों ही प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब अगर आपके मन में डाउट आ रहा है कि बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया, अब यहाँ पे तो 2 आंसर्स हैं, किसको चूज करें, सो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता है उसको चूज करो। ऑक्सीडेशन दिख रहा है ना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होगा, रिडक्शन दिख रहा है तो वहां पे हाइड्रोजन ऐड करके आप लिख दो, बस बिल्कुल सही होगा आपका आंसर। और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में जहाँ पे 2 करेक्ट आंसर्स हैं, इस तरीके से आपको गिवन रहता है, ठीक है, ऐसे गिवन ही होगा। यहाँ पे पता नहीं क्यों क्वेश्चन में नहीं गिवन था, बट जनरली वो गिवन रहेगा, सो टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, अगेन वही आ गया है, रिडक्शन में एडिशन मैंने बताया किसका होगा, हाइड्रोजन का, और रिमूव क्या होगा यहाँ पे से, ऑक्सीजन। तो बी एंड सी अगेन यहाँ पे दोनों ही क्या हैं, बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट है 3 beakers labeled as A, B and C, each containing 25 ml of water were taken. A a small amount of NaOH, anhydrous CuSO4 and NaCl, ठीक है, 3 है, were added to the beakers A, B and C respectively. It was observed that there was an increase in the temperature of the solution contained, yes, in beakers A and B, whereas in case of beaker C the temperature of the solution falls. Which one of the following statements are correct? In beaker A and B exothermic process occur हुई है, A और B में endothermic हुई है, ठीक है, ये occurred है, इसको सही कर लेना, ठीक है। In beaker C exothermic process has occurred, beaker C में endothermic हुई है। देखो 3 beaker लिए, एक ये है A, B और C, ठीक है, और तीनों में ही पानी है, ऑलरेडी पानी डाला हुआ है। अब आपने क्या करा, इसमें NaOH डाल दिया, इसमें CuSO4 और इसमें NaCl आपने ऐड कर दिया है। अब क्या हो रहा है, देखो जो A और B है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है क्या हो रहा है, देयर वाज एन इंक्रीज, तो यहाँ पे टेम्परेचर राइज हो रहा है। अगर कभी भी टेम्परेचर राइज करता है आफ्टर द रिएक्शन, तो उस केस में आपको क्लियरली पता है कि हीट बाहर निकल रही है, तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। और बीकर सी के केस में क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो है वो फॉल कर रहा है, टेम्परेचर नीचे गिर रहा है, तो ये क्या होगा, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ है, फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके अलावा बीकर सी में एंडोथर्मिक प्रोसेस हुई है, तो इसके अलावा फोर्थ भी करेक्ट है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो फॉल कर रहा है। सो जो भी टेम्परेचर था एक्चुअल में वो यूज अप हो रहा है ना प्रोसेस करने में, तो यहाँ पे एनर्जी यूज कर रहा है, वो एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, विच मीन्स तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और यहाँ पे एनर्जी बाहर निकल रही है, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया होगा। अगला देख लेते हैं, गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम, ये भी हम देख चुके हैं, H2 एंड O2, ठीक है। तो यहाँ पे H2 एंड O2 नहीं एक्चुअली, है ना, H और O लेंगे, क्योंकि H2O पानी है, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है आपको पता है, 2:1, ठीक है। पहले हाइड्रोजन ही पूछा गया था ना, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। अगर पूछा जाए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बताओ, तो वो हो जाएगा 1:2। आप एक तो इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से भी चेक कर सकते हो, और दूसरा यहाँ पे करा दो डिकॉम्पोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली 2 पार्ट्स इसके हैं, है ना, और 1 पार्ट इसका है, तो यहाँ पे से भी आपको वॉल्यूम का रेशियो इजीली पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा हमारा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या फिर आर ट्रू, एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू। अब ये ग्रे क्यों टर्न करता है, अभी हमने डिस्कस करा था। द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकॉम्पोजिशन, ठीक है, बिल्कुल सही है। सब्लिमेशन ऑफ AgCl गलत है। डिकॉम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड और ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ये तो गलत है। अब कई बच्चे ना इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे और कहेंगे कि क्लोरीन भी तो बन रहा है, तो फर्स्ट और थर्ड दोनों ही सही हैं, और यहाँ पे ऐसा ऑप्शन भी होगा, तो कह देंगे बी सही है, बट नहीं, दिस इज द रॉन्ग आंसर। क्यों है ये रॉन्ग, बताती हूँ। स्पेसिफिकली पूछा गया है वो ग्रे क्यों टर्न कर रहा है, और वो ग्रे क्यों टर्न कर रहा है आपको पता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर। यहाँ पे क्लोरीन से कुछ भी लेना देना नहीं है, तो भले ही एक प्रोडक्ट क्लोरीन भी है, बट यहाँ पे जो मेन रीजन पूछा गया था उसका तो आंसर ये नहीं है ना, तो इसीलिए आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट होगा। तो यहाँ पे से ए करेक्ट हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ओनली, ठीक है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है कि कौन सा हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। MnO2 प्लस 4HCl ये फॉर्म कर रहा है 2H2O, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लो, दिस इज MnCl2, ठीक है। यहाँ पे MnCl2 फॉर्म होगा, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग टाइप है थोड़ी, ठीक है। दिस इज MnCl2। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इन द अबव इक्वेशन। देखो यहाँ पे
ये इसमें चेंज हो रहा है और HCl इसमें चेंज हो रहा है H2O में, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज तो वही होगा ना जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगी, तो यहाँ पे क्लियरली ऑक्सीजन गायब हो रही है, तो ये रिडक्शन का प्रोसेस है। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है, सो ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। तो HCl क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। मैंने आपको बताया है हमें बस रिएक्टेंट्स ही चेक करने होते हैं, हमें यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उससे लेना देना नहीं होता है। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ सब्सटेंस X इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग एंड इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन इन द एब्सेंस ऑफ एयर, आइडेंटिफाई X। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे आपको पता है लाइमस्टोन क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3। दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, या फिर अगर आपसे मार्बल का फॉर्मूला पूछा जाएगा तो वो भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। जो एग शेल्स होती हैं वो भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होती हैं, ठीक है, उनका भी फॉर्मूला यही होगा। तो यहाँ पे क्लियरली गिवन है कि CaCO3 को अगर आप हीट करोगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा होता है, कैल्सिनेशन हो रहा होता है, ठीक है। तो ये चेंज हो जाता है CaO प्लस CO2 में, और ये क्या होता है, हमारे पास क्विक लाइम होता है जिसका यूज हम व्हाइट वॉशिंग में करते हैं। जैसे हमारे पास है CaO क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है एंड यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाता है। फर्दर आपको पता है अगर यहाँ पे इसकी रिएक्शन CO2 के साथ होती है जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है, तो यहाँ पे CaCO3 बनता है, इसके साथ साथ H2O, ठीक है। तो व्हाइट वॉशिंग में हम इसका यूज करते हैं और ये ऑब्टेन होता है कैल्शियम कार्बोनेट से यानी कि लाइमस्टोन से। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। When Ag is exposed to air, it gets a black coating of। तो यहाँ पे जो ब्लैक कोटिंग आती है सबसे पहले तो वो कोरोजन की वजह से आती है। आपको पता है कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेनली जो हमारे पास मेटल है वो अपने अनडिजायरेबल फॉर्म में चेंज हो जाता है, एंड जो भी अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी मेटल की, लाइक मेलिएबिलिटी है, डक्टिलिटी है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती हैं या फिर हम कहेंगे खराब हो जाती हैं ये सारी प्रॉपर्टीज। तो सिल्वर के केस में सिल्वर सल्फाइड यानी कि Ag2S के फॉर्मेशन की वजह से ब्लैक कोटिंग आती है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर कहते हैं। तो यहाँ पे ऑक्साइड नहीं बनता है, यहाँ पे सल्फाइड बनता है। जो H2S गैस होती है हाइड्रोजन सल्फाइड, उसके साथ ये रिएक्ट कर जाता है और सिल्वर सल्फाइड की लेयर फॉर्म कर देता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऑक्साइड यहाँ पे आंसर नहीं होगा। तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। देखो एंडोथर्मिक प्रोसेस हमारे पास क्या होता है जिसमें हमको एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले है डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स या फिर रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। देखो रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, क्योंकि हमें पता है रेस्पिरेशन में जो हमारा ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 एंड H2O रिलीज करता है। इसके साथ साथ रेस्पिरेशन प्रोसेस से ही हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। रिएक्शन क्या है, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है हमारे पास, C6H12O6, ठीक है, ये क्या है ग्लूकोज प्लस 6O2, ये चेंज हो जाता है 6CO2 प्लस 6H2O में, ठीक है। और प्लस यहाँ पे क्या रिलीज होती है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आपको। अब ये तो विच मीन्स हमारे पास आंसर नहीं होगा बिकॉज ये है एक्सोथर्मिक। उसके बाद है कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स। देखो अगर हम बात करें वेपराइजेशन में, यहाँ पे मैं हीट प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ से हीट प्रोवाइड करी तो यहाँ पे जो वाटर है वो किस में चेंज होता है, वेपर्स में चेंज होता है, ठीक है। तो विच मीन्स यहाँ पे मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है। तो वेपराइजेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, बट जो कंडेंसेशन होता है यानी कि इसका उल्टा, कि अब जो वेपर्स हैं
वो किस में चेंज हो रहे हैं, लिक्विड में या वाटर में आप कह दो। तो यहाँ पे जो कंडेंसेशन है इस केस में एनर्जी रिलीज होती है, तो ये हमारे पास क्या है, अगेन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो ये भी हमारे पास आंसर नहीं होगा। सब्लिमेशन एंड डाइल्यूशन, देखो जो डाइल्यूशन होता है आपको क्लियरली पता है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्यों होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि जो डाइल्यूशन है हम कैसे करते हैं, यहाँ पे मैंने एक बीकर लिया है, ठीक है, अगेन वही है, यहाँ पे हमने सबसे पहले इधर पे हम क्या लेते हैं, वाटर, वाटर में क्या डालते हैं, एसिड को डालते हैं। एसिड काफी ज्यादा कोरोसिव होता है नेचर में, तो यहाँ पे एसिड को आप जैसे ही डालते हो तो ये रिएक्शन बहुत एक्सोथर्मिक होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी यहाँ पे से रिलीज होती है, ठीक है, तो विच मीन्स ये भी एक्सोथर्मिक है, तो बी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ये हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, बाकी सब में एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है। तो ये जितने प्रोसेस हैं सबके सब क्या हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू वाटर। इलेक्ट्रिसिटी को जैसे ही हम वाटर से पास करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये H2 और O2 में ब्रेक डाउन हो जाता है, इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एक हमारे पास रिएक्टेंट है जो कि दो प्रोडक्ट्स में डिसोशिएट हो रहा है या डीकंपोज हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन कहेंगे, यानी कि सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और स्पेसिफिकली हम कहें सो ये होता है इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, कॉम्बिनेशन नहीं होता है, और ना ही ये डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज क्लियर। सो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये हमें यहाँ पे रिएक्शन गिवन है, ये एरो बना हुआ है, H2S प्लस यहाँ पे I2 है, 2HI यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, प्लस इसके साथ साथ यहाँ पे सल्फर फॉर्म हो रहा है। तो इस केस में देखो ऑक्सीजन तो हमें बिल्कुल नहीं गिवन है, तो हमें हाइड्रोजन तो गिवन है, हाइड्रोजन के बेसिस पे हमें चेक करना पड़ेगा। देखो H2S किस में चेंज होगा, S में चेंज होगा, और I2HI में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन गायब हो रहा है, विच मीन्स ये क्या है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसको सही से लिख देते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, विच मीन्स ये क्या है, रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसका रिडक्शन होता है, तो विच मीन्स क्लियरली मुझे दिख रहा है I2 हमारे पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इस केस में। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, विच मीन्स ये क्या होगा, हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होगा। आई होप दिस इज क्लियर। और बाकी इन दोनों से तो हमें कभी भी मतलब होता नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे हमने देख लिया है इसका करेक्ट आंसर, अ सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स इज कॉल्ड। वैसे ये वाला टॉपिक रैंसिडिटी से है, रैंसिडिटी क्लास 10th बोर्ड से रिमूव हो चुका है, तो ये क्वेश्चन आपके उसमें नहीं ही पूछा जाएगा, बट आंसर मैं बता देती हूँ। यहाँ पे रैंसिडिटी क्या होती है, जो भी हमारे पास खाना होता है ना उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो उसमें से बहुत गंदी सी स्मेल और गंदा सा टेस्ट आने लग जाता है। तो उसके लिए अगर ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन है तो हमें एक ऐसा सब्सटेंस ऐड करना पड़ेगा जो इस ऑक्सीडेशन को रोके, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंटी, यानी कि उल्टा, ठीक है। तो एंटी ऑक्सीडेंट हम यहाँ पे ऐड करते हैं, तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। अगला है, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड्स मार्क्ड बाय अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड। अभी बताया था इसको क्या कहते हैं, इसको रैंसिडिटी कहते हैं, बट ये क्वेश्चन आएगा नहीं क्योंकि ये सिलेबस से कट चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, electrolysis of water is a decomposition reaction. The mole ratio of hydrogen and oxygen gases liberated during electrolysis of water. तो ये तो बस हम देख ही चुके हैं, कितने बार ये क्वेश्चन आ चुका है अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या गिवन है, देखो हाइड्रोजन, फिर हमें ऑक्सीजन गिवन है, तो यहाँ पे रेशियो कितना आ गया, क्लियरली 2:1, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2:1, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हेन SO2 गैस इज पास्ड थ्रू सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ H2S, तो ये बेस में आएगा, ठीक है, SO2 और ये है H2S।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स, तो यहाँ पे SO2 को आप पास कर रहे हो H2S के साथ, तो इनमें से कौन सी रिएक्शन होगी ये पूछा गया है। तो यहाँ पे सल्फर प्रोड्यूस होता है और H2O, इसको हम कर लेते हैं बैलेंस। तो यहाँ पे H2O, तो यहाँ पे 2 हम ऐड कर देंगे, इधर पे भी 2 आ जाएगा, तो 4 हो गए ये और सल्फर हो गए 3। तो ये रिएक्शन यहाँ पे अगर करती है, सल्फर डिपॉजिट होता है इसके साथ साथ H2O। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन दिख रही है आपको, यहाँ पे 2H2O है, 2H2S है, तो ये वाली तो बिल्कुल सही है। इस केस में देखो सिर्फ H2O लिखा है, तो ये वाली गलत हो गई। इस केस में बैलेंस नहीं कर रखा है, बस S लिखा है, ये गलत है। और यहाँ पे SO3 बना दिया है इन्होंने, ये भी रिएक्शन हमारे पास गलत है। ठीक है, तो हमने यहाँ से प्रोडक्ट्स भी बनाए और इसके साथ साथ इसको बैलेंस भी करा। और मैंने आपको बताया है किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन आयरन फिलिंग्स आर हीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आयरन है, HCl के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस। तो FeCl2 इस केस में प्रोड्यूस होता है और H2 गैस। तो यहाँ पे देख लेते हैं Fe3 क्लोराइड, 3 क्लोराइड क्या होगी FeCl3, ये यहाँ पे नहीं बनता है, यहाँ पे FeCl2 बनता है, विच मीन्स ये वाला हो गया गलत। 2 क्लोराइड एंड वाटर, यहाँ वाटर नहीं बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है, तो ये भी गलत हो गया। 2 क्लोराइड एंड हाइड्रोजन, तो ये है भैया बिल्कुल सही आंसर। और D क्या है, 3 क्लोराइड, तो ये भी हमारे पास हो गया गलत। ठीक है, तो हमने इजीली इसको भी आंसर कर लिया। अगला क्वेश्चन, Pb प्लस CuCl2, इसने बना दिया PbCl2 प्लस Cu। द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्लियरली जो हमारे पास लेड है ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो विच मीन्स यहाँ पे ये है एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट है अ डाइल्यूट ferrous sulfate solution यानी कि FeSO4 was gradually added to the beaker containing acidified permanganate solution। तो KMnO4 यहाँ पे हमने ले रखा है। ठीक है, the light purple color of the solution fades and finally disappears, which of the following is the करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द ऑब्जर्वेशन। तो देखो यहाँ पे क्या है, जैसे ही आपने FeSO4 को ऐड करा किसमें, KMnO4 में, सो KMnO4 ना बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रीजंस देखते हैं कि क्या क्या हमें दिए गए हैं। KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइज कर देता है FeSO4 को। ठीक है, उसके बाद FeSO4 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ये ऑक्सीडाइज कर देता है KMnO4 को। कलर डिसअपियर्स ड्यू टू डाइल्यूशन, नो रिएक्शन इज इन्वॉल्व्ड, या KMnO4 is an unstable compound and decomposes in presence of FeSO4 to a colorless compound। तो ये दोनों रीजंस बिल्कुल ही गलत हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो करेक्ट क्या होगा यहाँ पे A। ठीक है, KMnO4 बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये FeSO4 को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास करेक्ट आंसर। फिर क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस the abbreviations represent the correct state of the reactants and product involved at reaction temperature। ठीक है, तो यहाँ पे हमें स्टेट बतानी है, जो फिजिकल स्टेट मेंशन्ड है, कि वो सही लिखी है या गलत है। तो H2L लिखा है यहाँ पे, O2L, L आता है लिक्विड के लिए, ये दोनों तो हैं गैसेस, तो ये बिल्कुल ही गलत है। उसके बाद ये G लिखा है और ये L, तो ऑक्सीजन लिक्विड नहीं होती है, गैस होती है। यहाँ पे देखो ये दोनों गैसेस हैं और यहाँ पे लिक्विड बन रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे H2 गैस है, O2 गैस है, बट यहाँ पे ये गैस लिखा है, जबकि हमें पता है पानी क्या होता है, लिक्विड होता है। तो डी भी बिल्कुल गलत हो गया, यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद इतने ही क्वेश्चंस हैं हमारे आज के इस सेशन में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने आज की इस वीडियो में प्रैक्टिस करे हैं। सो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।